नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि IAS की इस नई वीडियो में। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने एक नई रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत के अधिकांश क्षेत्र सूखे से प्रभावित हैं और सूखे के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल हैं। साथ ही ये रिपोर्ट बताती है कि बीते कुछ समय में भारत को सूखे के कारण काफ़ी ज़्यादा आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ा है। आज इस वीडियो में हम इसी रिपोर्ट पर बात करेंगे, जानेंगे कि आखिर दुनिया भर में सूखे की क्या स्थिति है और ये किस प्रकार आम लोगों को प्रभावित कर रहा है। वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को जान लेते हैं, यानी उन बिंदुओं की बात कर लेते हैं, उन डायमेंशंस की बात कर लेते हैं जिनके माध्यम से हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम खबर को जानेंगे, न्यूज़ को जानेंगे, यानी हालिया खबर क्या है, हालिया विवाद क्या है, इसको जानेंगे, रिपोर्ट को जानेंगे। इसके बाद UN की जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट के निष्कर्षों की बात करेंगे। साथ ही सूखे का अर्थ जानेंगे, साथ ही ये भी जानेंगे कि भारत में सूखे का निर्धारण कैसे होता है, किस प्रक्रिया के माध्यम से ये डिसाइड किया जाता है कि कोई क्षेत्र सूखे से प्रभावित है या सूखे से ग्रसित है। साथ ही भारत में सूखे की क्या स्थिति है ये भी जानेंगे और इसके क्या कारण और प्रभाव होते हैं इस पर भी बात करेंगे। अंत में निष्कर्ष के तौर पर कुछ उपायों की बात करेंगे और एक प्रश्न की भी चर्चा करेंगे जिसे आप 250 शब्दों में लिखने की कोशिश कर सकते हैं। ये जो पूरा विषय है वो सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से संबंधित है। आप इसे आपदा प्रबंधन जैसे खंड से जोड़कर देख सकते हैं। वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले आज की खबर देख लेते हैं, आज की न्यूज़ देख लेते हैं। आज की खबर द हिंदू से है। खबर है एक्सप्लेन्ड सेक्शन से द हिंदू के। खबर है द UN रिपोर्ट दैट हाईलाइट्स इंडियाज वल्नरेबिलिटी टू ड्रॉट्स, यानी संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट आई है जो सूखे के लिहाज से भारत कितना वल्नरेबल है वो दिखाती है। खासतौर पर इस रिपोर्ट में दुनिया की भी बात की गई है और भारत की भी बात की गई है। वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। ये रिपोर्ट UNCCD द्वारा जारी की गई है, यानी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। रिपोर्ट की बात करें तो रिपोर्ट बताती है कि साल 2000 से साल 2019 के बीच लगभग 1 अरब लोग सूखे से प्रभावित हुए और यही कारण है कि सूखा दुनिया भर में बाढ़ के बाद यानी फ्लड के बाद सबसे बड़ी आपदा बनकर सामने आया। इसके अलावा इस रिपोर्ट में बताया गया है कि सूखे से सबसे अधिक दुनिया में अफ्रीका महाद्वीप प्रभावित हुआ। अफ्रीका महाद्वीप में इस अवधि के दौरान साल 2000 से साल 2019 के दौरान लगभग 134 सूखे की घटनाएं देखने को मिली और इसमें भी ईस्ट अफ्रीका यानी पूर्वी अफ्रीका सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ, जहां 70 से ज्यादा घटनाएं देखने को मिली। इस रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि अगर तापमान इसी तरह से बढ़ता रहता है और साल 2021 तक तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो जाती है तो सूखे के कारण दुनिया को अभी जो नुकसान हो रहा है वो आगे चलकर 5 गुना तक बढ़ सकता है। इसके अलावा ये रिपोर्ट ये भी बताती है कि दुनिया भर में सूखे के कारण अल्पविकसित और विकसित देश सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। साथ ही इन देशों का जो मार्जिनलाइज समूह है, जो हाशिए पर जो समूह है, वो भी इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है, जिसमें महिलाएं और लड़कियां भी शामिल हैं। यानी जो सूखे की घटनाएं हैं उसके कारण अल्पविकसित और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनकी जो महिलाएं हैं और उनकी जो लड़कियां हैं वो सबसे ज्यादा प्रभावित हुई हैं, वो ये रिपोर्ट बताती है। एक बार मैप के माध्यम से भी इसको समझ लेते हैं तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये अफ्रीका का ये क्षेत्र इस सूखे की घटना से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। साथ ही साउथ अमेरिका में भी सूखे की सबसे ज्यादा घटनाएं देखने को मिली। इसके अलावा भारत को भी हम देख सकते हैं, लाल कलर में रंगा हुआ है, भारत में भी सूखे की काफी ज्यादा घटनाएं देखने को मिली। तो ये तो हुई रिपोर्ट की बात। अब अपने टॉपिक पर बात कर लेते हैं, सूखे को जान लेते हैं एक बार। तो अगर किसी क्षेत्र में लंबे समय तक बारिश नहीं होती है तो वहां पर जल की कमी हो जाती है, वहां पर पानी की कमी हो जाती है। इसी स्थिति को सूखा कहा जाता है, यानी लंबे समय तक वर्षा ना होना जल की कमी को बढ़ावा देता है, जल की उपलब्धता कम हो जाती है और इस स्थिति को सूखा कहा जाता है। ये काफी एक सामान्य घटना होती है जो सभी तरह की जलवायु क्षेत्रों में देखने को मिलती है, चाहे वो आर्द्र क्षेत्र हो या वो शुष्क क्षेत्र हो। इसके अलावा वाष्पीकरण की दर में बढ़ोतरी, यानी अगर तापमान ज्यादा होगा, हमारा टेम्परेचर ज्यादा होगा तो उसके कारण वाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी और इसके कारण भी सूखे की घटनाओं में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा वर्षा का पैटर्न, कृषि पैटर्न और जल के उपयोग में भिन्नता होती है। यही कारण है कि दुनिया भर में हमें सूखे की कोई भी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेफिनेशन नहीं मिलती है, क्योंकि किसी एक जगह पर ज़्यादा वर्षा होती है, किसी दूसरी जगह पर कम वर्षा होती है, किसी एक जगह पर ऐसी फसल उगाई जाती है जिसके लिए पानी की कम ज़रूरत होती है, किसी दूसरी जगह पर ऐसी फसल उगाई जाती है जिसके लिए पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। कहीं पर पानी ज़्यादा उपयोग किया जाता है, कहीं पर पानी कम उपयोग किया जाता है और इसी कारण हमारे पास कोई भी एक सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत डेफिनेशन नहीं है सूखे की। अब एक बार सूखे के वर्गीकरण को देख लेते हैं। सूखे को मुख्यतः 3 हिस्सों में, 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला मौसम संबंधी सूखा यानी मीटरोलॉजिकल ड्रॉट, दूसरा कृषि संबंधी सूखा और तीसरा हाइड्रोलॉजिकल सूखा। मौसम संबंधी सूखा
तब होता है जब लंबे समय तक अपर्याप्त वर्षा होती है या बहुत कम वर्षा होती है। साथ ही वर्षा का असमान वितरण भी मौसम संबंधी सूखे को बढ़ावा दे सकता है। मौसम संबंधी सूखे को दो मापकों के आधार पर मापा जा सकता है। पहला है वर्षा की मात्रा और दूसरा है शुष्कता। इसके अलावा कृषि संबंधी सूखे की बात करें तो हम जानते हैं कि फसलों को उगाने के लिए सॉइल में नमी की जरूरत होती है, मॉइस्चर की जरूरत होती है, और अगर सॉइल में वो कम है तो इसकी वजह से फसल नहीं उगेगी। अगर वर्षा नहीं होगी तो सॉइल में मॉइस्चर नहीं होगा, नमी नहीं होगी, तो इस वजह से हमें वर्षा की कमी के कारण कृषि संबंधी सूखा भी देखने को मिलता है। इसके बाद आता है हाइड्रोलॉजिकल सूखा। इस स्थिति के अंतर्गत जो जल निकाय होते हैं, खासतौर पर नदियां और झीलें, इनमें पानी की कमी हो जाती है क्योंकि बारिश नहीं होती और ये जो निकाय होते हैं वो भर नहीं पाते हैं। इसके कारण हमें हाइड्रोलॉजिकल सूखा देखने को मिलता है। अब भारत में एक बार ये जान लेते हैं कि भारत में सूखे का निर्धारण किस तरह से किया जाता है। तो भारत में मौसम संबंधी जो भी घटनाएं होती हैं, जो भी विषय हैं, उनके लिए IMD है हमारे पास, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, और यही सूखे की स्थिति का भी निर्धारण करता है। IMD के मुताबिक सूखे की स्थिति वह स्थिति होती है जब किसी क्षेत्र में जो वर्षा होती है वो सामान्य स्तर से 26% कम होती है। यानी अगर किसी क्षेत्र में जो वर्षा हो रही है वो सामान्य स्तर से 26% कम हो रही है तो ये माना जाएगा कि वो क्षेत्र सूखे से ग्रसित है। अब इसे आगे दो स्तरों पर बांटा जा सकता है। पहला सामान्य सूखा और दूसरा गंभीर सूखा। सामान्य सूखा तब होता है जब किसी क्षेत्र में जो बारिश की कमी होती है, वर्षा की कमी होती है, वो 26% से 50% के बीच रहती है। लेकिन अगर ये कमी 50% से ज़्यादा हो जाती है तो इसे गंभीर सूखे के रूप में परिभाषित किया जाता है। अब ये जो IMD की परिभाषा है, यानी राज्य इस परिभाषा को मानने के लिए मजबूर नहीं है। इस जो भी सूखा प्रभावित क्षेत्रों का निर्धारण होता है वो राज्य सरकार अपने अपने अलग अलग पैमानों के आधार पर करती है। इसके अलावा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में जो आपदा की परिभाषा दी गई है, जो डिजास्टर की परिभाषा दी गई है, उसमें सूखे को भी शामिल किया गया है, जिसकी पुष्टि सर्वोच्च न्यायालय ने स्वराज अभियान बनाम भारत संघ के विवाद में की थी। ये तो हुआ कि भारत में किस तरह से सूखे का निर्धारण किया जाता है। अब एक बार भारत में सूखे की स्थिति को भी जान लेते हैं। तो हम जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और भारत का जो अधिकांश कृषि क्षेत्र है वो मानसूनी वर्षा पर निर्भर करता है। इसके अलावा देश का लगभग 68% हिस्सा अलग अलग स्तरों पर सूखे से ग्रसित है। यह आंकड़ा जल शक्ति मंत्रालय का है। इसी मंत्रालय का आंकड़ा बताता है कि भारत में 35% क्षेत्रों में 750 मिलीमीटर से 1125 मिलीमीटर तक वर्षा होती है। वहीं 33% क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर 750 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है, और यही वो क्षेत्र हैं जो सूखे के लिहाज से काफ़ी वल्नरेबल हैं। इसके अलावा सूखे के कारण 1998 और 2017 के बीच भारत को अपनी GDP के लगभग 2.5% का नुकसान हुआ। ये संयुक्त राष्ट्र की हालिया रिपोर्ट बताती है। तो हमने जाना कि भारत में सूखे की क्या स्थिति है। भारत में अब देख लेते हैं कि कौन कौन से क्षेत्र सूखे से सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। तो भारत में सूखे से महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश के क्षेत्र सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं क्योंकि ये शैडो जोन में पड़ते हैं। इसके अलावा गुजरात, उत्तर प्रदेश का कुछ एरिया भी इससे प्रभावित है। झारखंड, उड़ीसा का जो इंटीरियर वाला एरिया है, जो अंदर वाला एरिया है, वो इससे प्रभावित रहता है, और तमिलनाडु का साउथ वाला एरिया इससे प्रभावित रहता है। तो भारत के ये वो कुछ क्षेत्र हुए जो कि सूखे से प्रभावित होते हैं। अब सूखे के कारणों को जान लेते हैं। तो इन जनरल तो हमने ये देखा कि सूखे का कारण एक ही रहता है कि वर्षा की कमी। लेकिन भारत के लिहाज से बात करें तो भारत में सूखे के कारणों में मानसून के दौरान जो वर्षा होती है, अगर उसमें कमी होती है तो भारत में अक्सर सूखा देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर मानसून के आगमन में कुछ देरी हो जाती है, 10 से 20 दिनों की भी देरी हो जाती है, तो भी भारत में सूखा देखने को मिलता है। इसके अलावा भारत में वर्षा का असमान वितरण भी है, यानी कुछ क्षेत्रों में काफ़ी ज़्यादा वर्षा होती है जबकि कुछ क्षेत्रों में काफ़ी कम वर्षा होती है। इसके अलावा भारत में 80% वर्षा 100 से भी कम दिनों में हो जाती है, और जो शेष दिन होते हैं उसमें 20% वर्षा होती है। ये भी एक असमान वितरण है वर्षा का। इस वजह से भी भारत में अक्सर सूखा देखने को मिलता है। इसके अलावा कृषि पैटर्न भी भारत में सूखे के लिए उत्तरदायी है। कई क्षेत्रों में, खासतौर पर पंजाब में, ऐसी फसलें उगाई जाती हैं जो जिनके लिए पानी की मांग काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन वहाँ पर पानी काफ़ी कम है, जिसके कारण उस क्षेत्र में सूखा देखने को मिलता है। अब आगे बात करते हैं कि सूखे के क्या प्रभाव हो सकते हैं। तो सूखे का प्रभाव पर्यावरण और समाज के विभिन्न पहलुओं पर देखने को मिलता है। जब बारिश नहीं होती तो फसलें विफल हो जाती हैं, और फसलों के विफल होने के कारण अनाज की कमी हो जाती है और भूखमरी और अकाल की स्थिति पैदा होती है, जो कि लोगों की खाद्य सुरक्षा को प्रभावित करता है। इसके अलावा अपर्याप्त वर्षा के कारण विभिन्न क्षेत्रों में जल की भी कमी हो जाती है,
और जब लोगों के पास पानी की कमी होती है तो वो गंदा पानी पीने को मजबूर होते हैं, जिसकी वजह से जल जनित बीमारियां जैसे कालरा आदि को बढ़ावा मिलता है। इसके अलावा जब पानी की कमी होती है तो जानवरों के चारे की भी कमी हो जाती है और उनके लिए पानी की भी कमी होती है। इसकी वजह से व्यापक स्तर पर जानवरों की मृत्यु होती है। इसकी वजह से देश में जो पशुपालन उद्योग है उस पर प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा सूखे की स्थिति 2050 तक 216 मिलियन लोगों को पलायन करने पर मजबूर कर देगी। ये विश्व बैंक का अनुमान है। यानी आगे आने वाले समय में सूखे की स्थिति और ज़्यादा गंभीर होने वाली है और इसके कारण लोगों को पलायन भी करना पड़ेगा। अब आगे की राह पर की बात कर लेते हैं, कुछ उपायों की बात कर लेते हैं कि इस संबंध में, इस संदर्भ में हम क्या क्या उपाय अपना सकते हैं। तो सबसे पहले हमें विभिन्न क्षेत्रों और समुदायों की सुभेद्यता प्रोफाइल बनानी होगी, ताकि हम ये जान सके कि कौन से क्षेत्र, कौन से समुदाय इस लिहाज से सूखे के संदर्भ में सबसे ज़्यादा वल्नरेबल हैं, और उन्हीं क्षेत्रों को लक्षित करके हम अपनी नीतियां भी निर्धारित कर सकते हैं। उन्हीं क्षेत्रों को सूखे से बचाने के लिए हम कुछ नीतियां बना सकते हैं। इसके अलावा SDMA यानी स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के तहत एक विशिष्ट सूखा प्रबंधन सेल भी बनाया जाना चाहिए, ताकि राज्य स्तर पर सूखे संबंधी जो भी कार्यवाही है उसके बीच समन्वय स्थापित किया जा सके और प्रारंभिक चरण पर ही इसे रोका जा सके। साथ ही संबंध में ICT यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के उपयोग को भी बढ़ावा देना चाहिए, और इस संबंध में सरकार कुछ दिशा निर्देश जारी कर सकती है कि सूखे से निपटने के लिए ICT टेक्नोलॉजी का किस प्रकार उपयोग किया जा सकता है। साथ ही हमें इस संबंध में रियल टाइम डेटा संग्रह पर भी ध्यान देना चाहिए, ताकि जब सूखे की स्थिति डेवलप हो रही हो तभी उसको रोका जा सके, प्रारंभिक चरण पे ही उस पर कोई कार्यवाही की जा सके। अंत में हम कह सकते हैं कि चूंकि सूखे का सबसे अधिक प्रभाव गरीब देशों पर देखने को मिलता है, इसीलिए सूखे और गरीबी के बीच एक अंतर्निहित संबंध है। ऐसे में ये जरूरी है कि संबंध में जो भी नीतियां निर्धारित की जाएं, जो भी कार्यवाहियां की जाएं, उनका जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन भी सुनिश्चित किया जाए। अब इस पूरे विषय का विश्लेषण हुआ, अब एक प्रश्न की भी बात कर लेते हैं। प्रश्न मेंस का है और आप इसे 250 शब्दों में लिखने की कोशिश कर सकते हैं। प्रश्न है कि भारत में बढ़ते हुए सूखे के कारणों पर चर्चा करते हुए इससे निपटने के उपायों का उल्लेख कीजिए। यानी सबसे पहले आपको इस पूरे प्रश्न में सूखे के क्या कारण है उन पर चर्चा करनी है, और जो भारत में सूखे की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं उसके बारे में बताना है, और साथ ही उन कुछ उपायों की भी चर्चा करनी है जो इस संबंध में, इस पूरी स्थिति से निपटने के लिए हम अपना सकते हैं। मुझे आशा है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाए गए तमाम पहलुओं को समझने में मदद मिलेगी, और अगर आपके प्रश्न पत्र में इससे संबंधित कोई भी सवाल आता है तो आप उसे आसानी से हल कर सकेंगे। धन्यवाद।